इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस प्राचीन समय को दिखाते हुए जहां पर ब्लैक स्कॉर्पियन नाम का एक योद्धा बहुत ही ज्यादा फेमस था। दरअसल हर साल उस पूरे साम्राज्य के अंदर एक स्कॉर्पियन योद्धा चुना जाता था जिसके पास बाकी सारे सैनिकों से सबसे ज्यादा ताकत होती थी। ये ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा राजा की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करने का काम किया करता था। साथ ही साथ ब्लैक स्कॉर्पियन को पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था जो कि बुराई से उन्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। अब हमें यहाँ पर सैम नाम का एक ब्लैक स्कॉर्पियन दिखाया जाता है जो अपने बेटे मैथ्यूज को लगातार बोल रहा था कि तुम कल होने वाले ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में नहीं जाओगे क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था और उसके अंदर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सैम खुद एक ब्लैक स्कॉर्पियन होता है लेकिन उसे रियलिटी पता थी कि इन चीजों में कितना खतरा है और वो अपने बेटे को किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उससे दूर रखता है। लेकिन मैथ्यूज का बचपन से सपना था कि वो अपने फादर की तरह एक अच्छा योद्धा बने, इसीलिए वो अपने फादर सैम के मना करने के बावजूद भी अगले दिन ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में चला जाता है। वहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे ब्लैक स्कॉर्पियन बनना चाहते थे वो बैटल ग्राउंड पर आ जाते हैं अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। उन सभी के सामने सैरगोन नाम का एक सेनापति होता है जो चुनाव करने वाला था कि किन बच्चों को ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग दी जाएगी। सैरगोन ने यहाँ पर सारे बच्चों को समझा दिया होता है कि तुम में से सिर्फ 12 लोगों को ही चुना जाएगा और बाकी बचे हुए लोग जो इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 12 ब्लैक स्कॉर्पियन को चुना जाएगा और वही आगे ट्रेनिंग करेंगे। सैरगोन के इशारा करते ही सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए चले गए थे। मैथ्यूज भी वहीं पर होता है जो अपनी तलवार की मदद से लड़ाई करने आ तो गया था लेकिन मैथ्यूज के सामने उसकी एक दोस्त लीना मौजूद होती है। सैरगोन ने जैसे ही लीना को देखा तो उसने लड़ाई रुकवा दी और लीना को पकड़कर उसे मारने लेकर चला गया क्योंकि इस कंपटीशन में लड़कियां बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। मैथ्यूज ये चीजें देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा था क्योंकि लीना चाहे कुछ भी करे वो उसकी बचपन की दोस्त थी, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि लीना को कोई भी चोट पहुंचे। जिसके बाद तुरंत ही मैथ्यूज सैरगोन के पास चला गया और उसे पीछे से मारने लगा। सैरगोन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और उसके कई सारे सैनिक वहां पर आकर मैथ्यूज को पकड़ लेते हैं। सैरगोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो मैथ्यूज का गला ही काट देगा लेकिन सही समय पर उस जगह पे सैम आ जाता है जिसने कि सैरगोन को रोक लिया। वो दोनों एक दूसरे से घमासान लड़ाई करने ही वाले थे तभी ऊपर से राजा आ जाते हैं जिन्होंने लड़ाई रोककर सैम को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया है और उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। राजा ने तो बिना कंपटीशन कराए ये डिसाइड कर लिया कि अब तुम्हारे बेटे मैथ्यूज को ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में शामिल होना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बैकआउट करने का। सैम इस बात से काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और अब वो राजा के खिलाफ तो जा नहीं सकता था, इसीलिए अब उसके बेटे मैथ्यूज को ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अब यहाँ पर सैम मैथ्यूज और अपनी पूरी फैमिली के साथ घर में सोया हुआ होता है। तभी अचानक हमें एक काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया जिसे और किसी ने नहीं बल्कि सैरगोन ने काला जादू करके भेजा था। वो ब्लैक स्मोक तो सीधा सैम के ऊपर आकर एकदम से चारों तरफ फैल गई और अब देखते ही देखते सैम की बॉडी पर काफी सारे स्कॉर्पियंस आ जाते हैं। ये सारे स्कॉर्पियंस इतने ज्यादा जहरीले थे कि उसने सैम को काट काट कर वहीं खत्म कर दिया। मैथ्यूज और उसके फैमिली वाले ये चीजें देखते ही रह जाते हैं पर वो अपने फादर को नहीं बचा पाता। जब मैथ्यूज को सच्चाई पता चली कि ये काम सैरगोन ने कराया है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तो ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सैरगोन से अपने फादर का बदला लेकर रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सैरगोन काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मैथ्यूज ने बहुत ही ज्यादा मन लगाकर ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैथ्यूज टोटल 12 स्टूडेंट्स में से होता है जिन्हें की कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाने लगी। मैथ्यूज भले ही बाकी स्टूडेंट से बहुत कमजोर होता है लेकिन उसके अंदर जितनी भी स्टैमिना था और जितनी भी एनर्जी थी वो उसे ट्रेनिंग में लगा देता जो उसे बाकी सभी से काफी अलग करता था। अब यहाँ मैथ्यूज उन सारे बच्चों के साथ ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग करते हुए कई साल बिता देता है। पूरे 8 सालों की लगातार ट्रेनिंग करने के बाद अब मैथ्यूज और उसके सारे दोस्त वापस आ रहे थे अपने किंगडम के अंदर। सारे के सारे सिटीजन्स उन सारे टीम्स को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि ये लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब धीरे धीरे उन सभी के सामने सैरगोन आ जाता है जो कि इस राज्य का नया राजा बन चुका था। मैथ्यूज और उसके बाकी स्टूडेंट्स को भी ये जानकर काफी शॉक लग रहा था कि आखिर राजा के साथ हुआ क्या। तभी मैथ्यूज की मदर और उसका भाई नोआ उससे मिलकर बता रहे होते हैं कि सैरगोन ने बड़ी चालाकी से राजा को मार दिया और उसकी जगह ले ली। तब से ही सैरगोन सारे साम्राज्यवासियों पर काफी ज्यादा अत्याचार करता है और उनके ऊपर अपना हुक्म चलाता है।
अब यहाँ सैरगॉन ने जैसे ही मैथ्यूज को देखा तो वो तुरंत ही उससे पहचान जाता है कि ये तो सैम का बेटा है। इसीलिए अब सैरगॉन ने बिना सोचे समझे मैथ्यूज को कहा कि तुम मेरे महल के अंदर आओ, मुझे ये जानना है कि तुम हमारे लिए वफादार हो कि नहीं। इसके साथ साथ तुम्हें परीक्षा भी देनी होगी इन सारी चीजों को साबित करने के लिए। अब सैरगॉन राजा बन चुका होता है, इसीलिए मैथ्यूज उसे मना नहीं कर सकता था। मैथ्यूज थोड़े ही समय के अंदर राजा के महल में आ जाता है, लेकिन अब सैरगॉन ने अपने सारे साथियों से कहकर मैथ्यूज के भाई नोआ को पकड़ लिया था। वो तो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और काफी डैमेज भी पहुंचाते हैं। सैरगॉन मैथ्यूज से कह रहा था कि तुम्हारा भाई मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहा है। वो कहता है कि मैंने राजगद्दी पाने के लिए राजा का कत्ल कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद सैरगॉन मैथ्यूज को एक आदेश देता है कि तुम मेरे कहने पर अपने भाई नोआ का सर काट दो। मैथ्यूज तो एक ब्लैक स्कॉर्पियन था जिसे कि राजा की सारी बातें माननी होती थी, इसीलिए अब वो एक नुकीली तलवार लेकर अपने भाई नोआ के सामने खड़े हो जाता है और तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन मैथ्यूज ने नोआ को नहीं बल्कि उसके गले में लगी जंजीर को तोड़ दिया था। जिसके बाद अब वो दोनों भाई मिलकर वहां पर मौजूद सारे सैनिकों को मारने लगे होते हैं, क्योंकि मैथ्यूज बिल्कुल नहीं चाहता था अपने भाई को चोट पहुंचाना उस आदमी के कहने पर जिसने कि ये राजगद्दी गलत तरीके से हासिल की है और मैथ्यूज के फादर सैम की जान ली है। मैथ्यूज तो सैरगॉन से कह रहा था कि आखिरकार मुझे वो मौका मिल ही गया तुमसे बदला लेने का। मैथ्यूज बहुत ही जोर से एक भाला सैरगॉन की तरफ फेंकता है, लेकिन सैरगॉन इससे डर नहीं रहा था, बल्कि वो हथियार तो उसकी जरा सा आगे आकर एकदम से रुक जाता है। यानी कि सैरगॉन के पास कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिसके बारे में मैथ्यूज को अंदाजा ही नहीं था। इसी वजह से मैथ्यूज अपने भाई नोआ को बचाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से सैरगॉन से फाइट नहीं कर सकता था। मैथ्यूज अपने भाई के साथ एक घोड़े पर बैठकर लगातार साम्राज्य से दूर जाने लगा, लेकिन अब सैरगॉन भी यहाँ उन दोनों को इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था। उसने तुरंत ही अपना बो एंड एरो उठाया और उसके अंदर जादू करके उनकी तरफ फायर कर दिया। वो एरो तो जादुई होने के कारण सीधा ना चलते हुए लगातार मैथ्यूज और नोआ का पीछा करते जाता है। मैथ्यूज जब अपने भाई के साथ किसी भी तरीके से साम्राज्य की सीमा से बाहर आ चुका था, लेकिन तभी अचानक वो एरो लगातार ट्रेवल करता हुआ नोआ के बॉडी पर लग जाता है। नोआ को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसने थोड़ी देर के अंदर ही अंदर अपना दम तोड़ दिया। मैथ्यूज इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके फादर तो पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। अब सैरगॉन ने उसके भाई नोआ को भी मार दिया, जिसके बाद मैथ्यूज पूरी तरीके से अकेला हो गया था, लेकिन सैरगॉन से बदला लेने की भावना उसके मन में आज भी मौजूद होती है। अब यहाँ पर मैथ्यूज ने सैरगॉन की वजह से अपनी पूरी फैमिली को ही खो दिया था, इसीलिए उसे किसी भी तरीके से सैरगॉन से बदला लेना होता है। इसीलिए मैथ्यूज तुरंत ही एक बंदरगाह में पहुंच गया ताकि वो इजिप्ट की तरफ जा सके और ओसाइरस नाम के एक देवता का हथियार लेकर, जिससे कि कई शैतानों को मारा जा सकता था, उससे सैरगॉन को भी आकर जान से मार दे। यही एम लेकर वो डायरेक्टली चला जाता है समुद्र की तरफ, जहाँ से वो इजिप्ट में पहुंचेगा। हालांकि अब मैथ्यूज को रास्ते में लीना भी मिल जाती है, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने लगी थी। लीना तो मैथ्यूज से पूछ रही होती है कि आखिर तुम इजिप्ट जा क्यों रहे हो। तब जाकर मैथ्यूज ने उससे सारी बातें बताई कि कैसे वो सैरगॉन को ओसाइरस के हथियार से मारना चाहता है, लेकिन ये सारी बातें एरे नाम का एक आदमी भी सुन रहा था, जो मैथ्यूज को बताने लगा कि ओसाइरस का हथियार सिर्फ इजिप्ट के शैतानों को ही खत्म करने के काम आता था, उससे तुम सैरगॉन को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। मैथ्यूज इस बात से और ज्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यही उसके पास लास्ट ऑप्शन था। इसीलिए मैथ्यूज एरे को पूछने लगा कि आखिरकार इसका कोई और रास्ता निकल सकता है कि नहीं। इसीलिए अब मैथ्यूज एरे से पूछने लगता है कि सैरगॉन को मारने का कोई और रास्ता है भी कि नहीं। तब जाकर एरे बहुत ज्यादा सोच कर ये बताता है कि ज़ूस के थंडरबोल्ट हथियार से उसे मारा जा सकता है, जो कि शायद तुम्हें अंडरवर्ल्ड के रास्ते में मिलेगा। लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जहाँ की राजकुमारी का नाम एस्ली होता है, और कहते हैं कि जो भी इंसान आज तक अंडरवर्ल्ड में गया वो कभी जिंदा वापस ही नहीं आया। लेकिन अब मैथ्यूज एरे को कन्विंस करने लगा कि वो भी उसके साथ अंडरवर्ल्ड में चले। इसके बदले मैथ्यूज ने एरे को काफी सारे पैसे भी दिए थे, जिसकी वजह से वो मान गया था। इसीलिए अब एरे, मैथ्यूज और लीना तीनों ही निकल पड़ते हैं अंडरवर्ल्ड की तरफ। लगातार अपना सफर तय करने के बाद वो तीनों आखिरकार अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते ही अचानक वहां पर मौजूद कई सारे सैनिकों ने उन तीनों पर हमला कर दिया था। मैथ्यूज, लीना और एरे किसी भी तरीके से उनसे फाइट करते हुए आगे बढ़ते ही हैं। तभी अचानक वो तीनों एक ट्रैप में फंसते हुए एक ऐसी जगह पर चले गए जो बहुत ही बड़ा जेल था।
मैथ्यूज ने नोटिस किया कि उस जगह पर कई सारे कैदी मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। मैथ्यूज ने जब उन सभी लोगों से पूछा कि आखिरकार आप लोगों को यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया है, तब जाकर वो बताते हैं एक ऐसे खतरनाक शैतान के बारे में जिसका खाना बनने के लिए हम सभी को यहाँ पर कैद करके रखा गया था और अब वो शैतान आकर एक एक करके हम सभी को मार कर खा जाएगा। सभी लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे कि मैथ्यूज को देखा नहीं जाता, इसीलिए मैथ्यूज उन्हें भरोसा दिलाकर ये कहने लगा कि प्लीज तुम मेरा साथ दो और इसके बदले हम सब मिलकर उस शैतान को खत्म कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मैथ्यूज की ये बचकानी बात सुनकर सभी लोग काफी हंसने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उस खतरनाक शैतान का सामना कोई भी नहीं कर सकता। सभी लोग मैथ्यूज को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास जरा भी टाइम नहीं है। लेकिन अब मैथ्यूज के साथ कोई भी नहीं आ रहा था, इसीलिए अब वो लीना के साथ उस शैतान वाले इलाके में चला जाता है। रास्ते में उसे फोंग नाम का एक और अपराधी मिला था जिसे कि जंजीर से बांधा गया होता है। मैथ्यूज ने तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से उसकी जंजीर को काट दिया, जिसके बाद फोंग बहुत ही ज्यादा डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी अचानक उस रास्ते के दूसरी तरफ से एक बहुत ही तेज आवाज आने लगी। मैथ्यूज और लीना ने जैसे ही देखा तो उनके ठीक सामने वही खतरनाक शैतान मौजूद होता है। उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसका पूरा शरीर जानवर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। वो तो तुरंत ही मैथ्यूज और लीना के पास आकर उन्हें चोट पहुंचाता और उन्हें मारने की कोशिश करता। इतने अचानक हमले होने के कारण मैथ्यूज इसमें कुछ कर नहीं पाता और अब तो उस शैतान ने मैथ्यूज को बुरी तरीके से पकड़ लिया था और उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी पीछे की तरफ से फोंग और बाकी सारे कैदी वहां पर आ चुके थे, जो कि लगातार बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस शैतान को मारते चले जाते हैं। वो खतरनाक शैतानी मॉन्स्टर अब उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसे मारने लगता है। इस बात से बाकी सारे कैदी बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें कुछ समझता ही नहीं कि वो अपने को बचाने के लिए क्या करे। लेकिन तभी इन सारे मौके का फायदा उठाते हुए मैथ्यूज अपनी तलवार लेकर पीछे से आ गया और उस भयानक शैतान की बॉडी में अपनी तलवार घुसा दी। मैथ्यूज का ये हमला इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि वो शैतान तुरंत ही मर गया था। वो सारे कैदी मैथ्यूज को देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसा आकर इस शैतान को खत्म करेगा। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल हो जाने के बाद मैथ्यूज उन सारे क्रिमिनल से बातें करता है कि तुम सब मेरा साथ दोगी अंडरवर्ल्ड में जाकर यहाँ से बाहर निकलने में। मैथ्यूज के आने से उन सारे बंदी बनाए गए लोगों में एक उम्मीद जाग चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए वो सब बिना कुछ सोचे समझे मैथ्यूज के साथ जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ मैथ्यूज के साथ सारे लोग अंडरवर्ल्ड के रास्ते की तरफ लगातार बढ़ने लगे थे। अब वो सभी लोग चलते हुए एक बहुत ही बड़ी चेम्बर में आ चुके थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि अंदर आने के बाद एंट्रेंस पूरी तरीके से गायब हो जाता है। सभी लोग एकदम टेंशन में आ गए कि आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तब जाकर काफी सर्च करने के बाद एरे जमीन पर मौजूद एक निशान को डिस्कवर करता है। ये निशान प्राचीन लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, इसीलिए एरे उसे पढ़ पा रहा था। एरे पूरी तरीके से उन सारी चीजों को समझता है और वहां पर लिखे गए एक वर्ड को पढ़ता है। ऐसा करते ही अचानक वो पूरा चैम्बर एकदम से ओपन हो गया था और वहां पर लगी बड़ी बड़ी दीवारें एकदम से आसमान में गायब हो चुकी थी। तब जाकर रिवील होता है कि वो सभी लोग एक बहुत ही बड़ी पिलर के ऊपर खड़े हुए हैं, जो कि एक वीरान रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच था। मैथ्यूज के साथ साथ उन सारे लोगों को भी कुछ नहीं समझ रहा होता कि आखिर इसके आगे क्या किया जाए। तभी मैथ्यूज ने उस पिलर की दूसरी तरफ एक पैर रखा। अचानक उसके पैर के नीचे एक और पत्थर आ जाता है, जिसके ऊपर वो अपना पैर रख देता है। मैथ्यूज को लगने लगा कि भले ही मैं हवा में पैर रखूं, मैं अपने आप लैंड कर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे पैर रखता है तभी अचानक वो नीचे गिर गया। लेकिन मैथ्यूज को नीचे गिरने के बाद जरा भी चोट नहीं लगती, क्योंकि वो पूरा पिलर भी एकदम नीचे आ चुका था। लीना और बाकी सारे लोग तो मैथ्यूज का इसके ऊपर मजाक भी उड़ाने लगे थे, जिससे कि मैथ्यूज थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एरे, जिसने कि वो सारे लैंग्वेजेस पढ़ लिए थे, वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा मौजूद है और हमें इस पिलर के ऊपर 1 घंटे के अंदर वापस आना है, नहीं तो हम सभी लोग पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब एरे बिना टाइम वेस्ट किए कहता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। वो सभी लोग अब लगातार मैथ्यूज के साथ उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने भी लगे थे। लेकिन अचानक थोड़ी दूर पर जाने के बाद रेगिस्तान में से नुकीले नुकीले काले कलर के पेड़ निकलने लगे थे, जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि मैथ्यूज ने कहा कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए और यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए। इसीलिए अब वो सभी लोग मैथ्यूज के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। देखते ही देखते पूरा का पूरा रेगिस्तान उन काले पेड़ों से भर गया था और उन्हें तो अब खुला आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा होता, जैसे कि वो किसी अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं।
उन सभी के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो सभी फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे थे। इस फॉरेस्ट के जगह जगह पर ऐसे इंसान मौजूद होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और वो सभी जमीन के अंदर फंसे होकर बचाने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। मैथ्यूज और उसके सभी साथियों का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था इन खतरनाक चीजों को देखकर। लेकिन तभी अचानक एक टेंटिकल वाला क्रिएचर एरे का पैर पकड़ लेता है। वो तो उसे लगातार खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी के टीम के एक मेंबर ने चाकू की मदद से उसके टेंटिकल को ही काट दिया, जिससे कि एरे की जान बाल बाल बच जाती है। सभी लोग उस मेंबर को बड़े गौर से देखने लगे थे, क्योंकि जब मैथ्यूज यहाँ पर नहीं आया था तब वो मेंबर काफी ज्यादा डरपोक और काफी कमजोर वाला महसूस कर रहा होता है। लेकिन मैथ्यूज ने उसे बहुत ही ज्यादा हिम्मत दी है। अब वो सभी लगातार आगे बढ़ने लग जाते हैं एस्ली के पास, जो अब काफी पास होती है। अब वो सभी लोग लगातार बढ़ते चले जाते हैं एस्ली के उस चेंबर के पास जहाँ पर वो अपने पूरे शैतानी लोगों के साथ रहा करती थी। अब हमें मैथ्यूज की टीम का एक मेंबर दिखाया जाता है जिसे की मोतियों की माला मिली थी। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि इसे बेचकर मैं काफी पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उसने जैसे ही मोतियों की माला उठाई, अचानक एक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है। उसने देखते ही देखते उस आदमी को पूरा का पूरा खा लिया था। हालांकि ये सारी बातें अभी तक मैथ्यूज और उसकी टीम वालों को पता नहीं चली होती, इसीलिए वो इसमें कुछ मदद भी नहीं कर पाते। अब यहाँ पर मैथ्यूज और बाकी सारे लोग धीरे धीरे करते हुए एस्ली के उस चैम्बर के पास भी पहुंच जाते हैं। उनके लगातार चिल्लाने के कारण एस्ली अपनी काली शक्तियों के साथ वहां आ चुकी थी, जो कि उन सारे लोगों को देखकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे, और तुम सभी को मेरे सामने अपने सर झुकाने होंगे, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वो सारे अपराधी काफी डर गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने सर झुका दिए, पर मैथ्यूज तो झुकता ही नहीं। इस बात से एस्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और मैथ्यूज के पास आकर उस पर हमला करने की तैयारी करने लगी। लेकिन इससे पहले वहां पर लीना आ जाती है, जिसने कि मैथ्यूज को प्रोटेक्ट किया और एस्ली से लगातार तलवारबाजी की फाइट करने चली गई। वहां पर तो देखते ही देखते लीना और एस्ली के बीच एक बहुत ही डरावनी फाइट चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ अच्छी बात होती है कि लीना किसी भी तरीके से एस्ली का ध्यान भटका कर रख रही थी, इसीलिए मैथ्यूज ने फोंग और एरे को दूसरी तरफ भेज दिया था ताकि वो जूस की वो पावरफुल तलवार लेकर आ जाएं। वो दोनों तो दूर कहीं निकल चुके थे तलवार को ढूंढने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एस्ली को काफी गुस्सा आने के कारण उसने अपनी काली शक्तियां यूज की और लीना को हवा में उड़ाते हुए उसके ठीक नीचे एक बहुत ही बड़ी गुफा बना दी थी। उस गुफा के ठीक नीचे जलता हुआ लावा मौजूद था, जिसके अंदर वो लीना को फेंकना चाहती थी। वहीं पर अब हमें फोंग और एरे को दिखाया जाता है, जो लगातार ट्रेवल करते हुए उस जादुई तलवार के पास पहुंच गए थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस तलवार को लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि एस्ली तो वहां पर लड़ाई करने में बिजी थी, इसीलिए इस तलवार का प्रोटेक्शन वॉल भी टूट जाता है। वो दोनों तुरंत ही अब वो जादुई तलवार लेकर मैथ्यूज के पास आने लगे। मैथ्यूज भी अब जल्द से जल्द उस जगह पर लीना को बचाने के लिए आ गया था, जो जल्द से जल्द लेकर उसे दूसरी तरफ चला जाता है। तब तक ज़्यूस की पावरफुल तलवार लेकर एरे और फोंग भी वहां पर आ चुके थे, जिन्होंने मैथ्यूज को वो तलवार दे भी दी होती है। उनका मिशन अब कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए छोटा सा धमाका करके वो वहां से भागने लगे। उनके पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि दिए गए 1 घंटा अब पूरा होने वाला था, इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके से उस बड़े से पिलर के ऊपर जाना होता है। मैथ्यूज, लीना, फोंग, एरे और बचे हुए सभी साथी उस पिलर की तरफ भागने लगे थे। सभी लोग समय रहते पिलर के ऊपर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन एक मेंबर काफी थक गया था और उसे पिलर के ऊपर चढ़ने में काफी देरी हो जाती है। रूल्स के मुताबिक पिलर के ऊपर ना आने के कारण उस मेंबर की पूरी बॉडी एक पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी, जो कि डिस्ट्रॉय होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मैथ्यूज को अब वो तलवार मिल चुकी है। वो सभी तो अब टेलीपोर्ट होकर उसी जेल के अंदर आ गए थे जहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया था, और अब मैथ्यूज के पास ज़्यूस की थंडर बोल्ट मौजूद है, जिससे कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन सैरगॉन को मार सकता है। इसलिए अब इन सारी चीजों के बाद बहुत ही ज्यादा घबराते हुए सैरगॉन के पास चली गई थी। वो तो सैरगॉन को सारी बातें बता देती हैं कि मैथ्यूज नाम के एक आदमी ने मेरी तलवार चुरा ली है, और अब तलवार नहीं मौजूद है तो मेरा सारा अंडरवर्ल्ड काफी खतरे में हो सकता था, और इससे मेरी बहुत सारी शक्तियां भी खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए अब एस्ली सैरगॉन से कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में मेरी वो तलवार लेकर आनी पड़ेगी। सैरगॉन इस बात के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो कहने लगा था कि इसके लिए मुझे और ताकतों की जरूरत है। इसीलिए अब एस्ली ने काला जादू करते हुए सैरगॉन को एक स्कॉर्पियन की ताकत दे दी थी, जिससे हमें पता चलता है कि सैरगॉन के पास भी जितनी ताकतें मौजूद थी उसे एस्ली नहीं दी होती हैं।
यहाँ सैरगोन अब पहले से काफी ताकतवर हो चुका था, लेकिन एस्ली सैरगोन से कहती है कि इन सारी चीजों के बदले मुझे कई सारे लोगों का बलिदान चाहिए और इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। सैरगोन तो इस बात के लिए तुरंत ही मान जाता है और उन्हें प्रॉमिस कर देता है। वहीं अब हमें मैथ्यूज और उसके साथियों को दिखाया गया जो कि अपने साम्राज्य में वापस लौट चुके थे, क्योंकि मैथ्यूज के पास तो अब तलवार भी होती है और वो किसी भी हालत में सैरगोन से बदला लेना चाहता था। साम्राज्य में आते ही उन चारों ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग महल की तरफ जा रहे हैं। मैथ्यूज एक बच्चे को बुलाकर पूछने लगा कि आखिर ये लोग कहाँ पर जा रहे थे। तब जाकर वो बच्चा बताता है कि हमें राजा ने बुलाया है अपने महल के अंदर, शायद वो हमें कुछ दिखाना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैथ्यूज को इन सारी चीजों में कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए अब उसने उस बच्चे को भेज दिया था, क्योंकि वहाँ पर कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। इसी वजह से मैथ्यूज और उसके साथी एक जगह पर छुपे हुए होते हैं। मैथ्यूज ने यहाँ पर लीना और फॉन्ग को महल में भेज दिया और एरे के साथ पीछे वाले रास्ते की तरफ चला गया। दरअसल वो सीधा सैरगोन से मिलकर उससे फाइट करना चाहता था, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसकर बगावत करना चाहता है। लेकिन अब रास्ते में ही उसे कई सारे सैनिक मिल गए थे जो कि मैथ्यूज के अपोजिट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैथ्यूज के पास ज़्यूस की पावरफुल तलवार है। मैथ्यूज ने तो उसी तलवार की मदद से एक ही साथ सारे सैनिकों की तलवारें काट दी थी, जिससे कि वो सैनिक काफी ज्यादा डर गए और वो मैथ्यूज को अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। मैथ्यूज और एरे अब लगातार अंदर की तरफ चले गए। वहीं अब हमें बाकी सारे साम्राज्य के लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बैटल ग्राउंड के चारों तरफ इकट्ठा हो चुके थे। लीना और फॉन्ग भी उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बैटल ग्राउंड के एकदम बीचों बीच एक अजीब तरीके का मैकेनिज्म रखा गया है। हालांकि लीना इन सारी चीजों में ही पली बड़ी थी, इसीलिए वो मैकेनिज्म को समझ जाती है। दरअसल ये एक ऐसा डिवाइस था जिसके ऊपर एक तीर मारा जाए तो ये पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता, जिसमें कि जमीन पर बनाए गए अजीब तरीके की दरारों में तेल भरने लग जाते और ये सारे तेल देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में फैल जाता। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक प्रीस्ट आ जाता है जो सभी लोगों को इंटरटेन करने लगा था। दरअसल ये उन सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होता है, क्योंकि सैरगोन यहाँ पर आए हुए सारे साम्राज्य वासियों का बलिदान देना चाहता था, जिससे कि एस्ली ताकतवर हो सके। वो प्रीस्ट तो सभी का ध्यान भटकाते हुए अपने एक साथी को आदेश दे देता है, जिससे कि वो एरो मारकर उस मैकेनिज्म को चालू कर दे रहा था। देखते ही देखते वो मशीन एक्टिवेट होने के बाद चारों तरफ तेल फैलने लगता है। सभी गांव वाले इस बात से डर गए थे, क्योंकि पास ही में उनकी जो मूर्तियां लगी होती हैं उनमें से भी तेल उनके ऊपर गिरने लगा था और अब सभी लोग शायद समझ चुके होते हैं कि उन्हें जलाया जाने वाला था। इसीलिए वो सब बैटल ग्राउंड से दूर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सैरगोन के कहने पर उन सारे सैनिकों ने सभी के सभी दरवाजे बंद कर दिए होते हैं, यानी कि बैटल ग्राउंड में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो अब बाहर जा ही नहीं सकते। सैरगोन उनका बलिदान देकर रहेगा ताकि एस्ली पावरफुल हो जाए। यहाँ पर महल के अंदर मैथ्यूज एरे को कह रहा था कि तुम मेरे पीछे ही रहो, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है जिसे कि मैं सेंस कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैथ्यूज थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी अचानक वो अपने फादर सैम को देखता है जो कि वापस जिंदा हो चुके थे। सैम अपने बेटे से बड़े प्यार से कहने लगे कि इस तलवार की पावर की मदद से मैं वापस जिंदा हो गया, लेकिन अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। सैम ने पता नहीं क्यों बड़ी जबरदस्ती से मैथ्यूज से वो तलवार लेने की कोशिश की। फिर बाद में जाकर मैथ्यूज को रियलाइज होता है कि ये उसके फादर नहीं बल्कि सैरगोन है, जिसने कि उनका रूप धारण कर लिया था। सैरगोन अपने असली रूप में वापस आकर उस तलवार को दूर फेंक देता है और अब तो वो मैथ्यूज को काफी ज्यादा मारने लगा था और उसे चोट भी पहुंचा रहा होता है। मैथ्यूज ने भले ही इतने सालों की ट्रेनिंग ली है, लेकिन वो सैरगोन के सामने टिक ही नहीं पाता, क्योंकि अब सैरगोन की शक्तियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैथ्यूज और सैरगोन के बीच एक घमासान लड़ाई चालू ही थी, लेकिन तभी उस पावरफुल तलवार को एरे ने उठा लिया था जो उनकी तरफ बढ़ता चला जाता है। मैथ्यूज को लगने लगा कि शायद एरे उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आएगा और सैरगोन से लड़ाई करेगा, लेकिन एरे ने वो पावरफुल तलवार उठाकर सैरगोन को दे दी होती है। मैथ्यूज पूरी तरीके से शॉक हो गया कि एरे उसके साथ आखिरकार कैसे कर सकता है। तब जाकर सैरगोन ने बताया कि एरे शुरुआत से ही मेरा आदमी था और मेरे लिए काम करता था। मैंने जानबूझकर उसे तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए कहा ताकि तुम सभी जाकर अंडरवर्ल्ड में उस तलवार को लेकर आ जाओ, और अब इस तलवार की मदद से मेरी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मैथ्यूज तो पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसने जिसके ऊपर भरोसा किया होता है उसने ही उसे धोखा दिया, और अब सैरगोन की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ने के कारण मैथ्यूज उसे हरा भी नहीं सकता। सैरगोन तो अब उसी तलवार की मदद से लगातार मैथ्यूज को मार रहा होता है, लेकिन वो तलवार तो एक दीवार से लगकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा होता है कि वो तलवार एकदम से नकली होती है। लेकिन तब जाकर एरे कह रहा
था कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। सैरगॉन ने जितने पैसे दिए थे उससे कई ज्यादा अच्छी मैथ्यूज की दोस्ती है, जिसने कि मेरे जैसे आदमी पर भरोसा किया और यहाँ तक लेकर आया। उसने तो एटलीस्ट मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम आजाद होने के लायक हो और किसी के गुलाम नहीं बन सकते। इसीलिए अब एरे ने सैरगॉन का साथ देने के बजाय मैथ्यूज का साथ दिया और ज़्यूस की असली तलवार मैथ्यूज को वापस लौटा दी होती है। मैथ्यूज उस तलवार को पाकर काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और अब वो सैरगॉन से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। लेकिन सैरगॉन समझ गया था कि इस तलवार से उसे खत्म किया जा सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही इनविजिबल हो जाता है और कहीं अंधेरे में खो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर सैरगॉन एस्ली द्वारा दी गई स्कॉर्पियन की शक्तियां यूज कर रहा था और एक इनविजिबल बड़ा सा स्कॉर्पियन बन के उन दोनों पर हमला कर रहा था। सैरगॉन का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो सामने आने वाली सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता और अब मैथ्यूज को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा। मैथ्यूज के पास भले ही ज़्यूस की तलवार होती है, लेकिन सैरगॉन जो एक खतरनाक स्कॉर्पियन में कन्वर्ट हो चुका था वो पूरी तरीके से इनविजिबल होता है, इसीलिए मैथ्यूज उसे देख ही नहीं पाता। और इसी मौके का फायदा उठाकर सैरगॉन लगातार उसके ऊपर हमला करता ही चला जाता है। सैरगॉन जो कि एक बड़ा सा स्कॉर्पियन बन चुका था वो तो लगातार कई सारी मूर्तियां मैथ्यूज के ऊपर गिराता जाता है, जिससे कि मैथ्यूज काफी घायल हो गया और उसकी तलवार वहीं पर छूट गई। मैथ्यूज किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर एक कोने में आ जाता है जहां स्कॉर्पियन उसे देख न सके। मैथ्यूज पूरी तरीके से लाचार हो गया था कि वो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आखिरकार क्या कर सकता है। वहीं अब हम बैटल ग्राउंड में देखते हैं जहां पर फोंग और लीना लगातार सैनिकों से लड़ाई कर रहे थे और वहां पर फंसे हुए सारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने कई सारे सैनिकों को हरा तो दिया था, पर अब बाहर की तरफ से कई सारे सिपाही आग लगी हुए एरो मारते हैं जो कि बैटल ग्राउंड में मौजूद तेल के ऊपर गिर गया था। देखते ही देखते चारों तरफ आग लगने लग जाती है, जिससे कि सारे लोग वहीं पर जलकर मर जाएं और उनके बलिदान के कारण ही एस्ली को शक्तियां मिल सकती थी। फोंग और लीना तो बैटल ग्राउंड में उतरकर किसी भी तरीके से उस आग को बुझाने लग जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर ये आग पूरी तरीके से लग गई तो सभी लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं अब मैथ्यूज एक कोने में छुपा हुआ था, जिसे कि तेल से भरा हुआ एक यूटेंसिल मिल जाता है। उसने तुरंत ही तेल को उस बड़े से स्कॉर्पियन यानी कि सैरगॉन के ऊपर गिरा दिया था। तेल की वजह से वो बड़ा सा स्कॉर्पियन जो कि इनविजिबल होता है वो अब रियलिटी में दिखने लगा था। मैथ्यूज ने भी जल्द से जल्द अपनी वो पावरफुल तलवार ले ली और उसका वेट करने लगा कि कब स्कॉर्पियन उसके पास आए और वो हमला करे। स्कॉर्पियन यानी कि सैरगॉन फुल पावर के साथ उसके ऊपर हमला करने आ जाता है, लेकिन तभी मैथ्यूज ने अपनी तलवार निकाली और उसके बॉडी में घुसा दिया। ये हमला बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है, इसीलिए सैरगॉन तुरंत ही मर गया, क्योंकि यही पावरफुल तलवार थी जिससे कि उसे मारा जा सकता था। वहीं बैटल ग्राउंड में लीना और फोंग ने किसी भी तरीके से आग बुझा दी थी, जिससे कि साम्राज्य के लोगों की जान बाल बाल बची थी। सभी लोग जल्द से जल्द बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और लोगों को देख रहे होते हैं कि उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। अब अचानक मैथ्यूज के सामने एस्ली आ जाती है, जिसकी पावर सब पहले से काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि अब तो सैरगॉन भी मर चुका होता है और उसने इतने सारे लोगों की बलिदान नहीं दिया था। एस्ली तुरंत ही मैथ्यूज के पास चली गई और अपनी पावरफुल तलवार उससे ले ली होती है। मैथ्यूज अब काफी ज्यादा घायल था, इसीलिए वो एस्ली से फाइट नहीं कर सकता, लेकिन एस्ली मैथ्यूज को जान से नहीं मारती। एस्ली पता नहीं मैथ्यूज से ये कहने लगी कि मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ, बल्कि कुछ समय में तुम ही मेरे पास खुद चल कर आओगे। ये कहते ही एस्ली अपने काले जादू के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है अंडरवर्ल्ड के अंदर। मैथ्यूज इतना घायल होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सारी चीजें पहले जैसी होने के कारण एक दूसरे आदमी को, जो कि बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद था, उसे साम्राज्य का नया राजा बना दिया जाता है। दरअसल राजा की थ्रोन उससे पहले मैथ्यूज को भी ऑफर हुई थी, लेकिन मैथ्यूज ने इसे साफ साफ मना कर दिया। वो तो लीना से अपने प्यार का इजहार करते हुए ये कहता है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे एक योद्धा बनना है और कई सारी मुसीबतों का अभी भी सामना करना है, इसीलिए मैं साम्राज्य में इस तरीके से तो कभी नहीं रुक सकता। मुझे जाना होगा और अपनी जिंदगी में नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी होंगी। लीना भी इस बात से समझ गई थी कि मैथ्यूज उसके साथ यहाँ पर नहीं रहने वाला, उसे और भी मुश्किलों का सामना करना है, इसीलिए लीना ने उसे जाने दिया। मैथ्यूज अब अपने एडवेंचरस सफर के लिए निकल जाता है अपने ऊंट के ऊपर, जो कि अब रेगिस्तान का एक लंबा सफर तय करने वाला था। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।